नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह हम लोगों की चौथी क्लास है। संस्कृत बीएड लैंग्वेज में हम लोग संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जो लोग हमसे अब नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आगे बढ़ते हैं और सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको लगे कि पेपर में प्रश्न इससे सरल आएंगे या कठिन आएंगे तो ये मीडियम है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। इससे बहुत अधिक कठिन और ना ही सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एग्ज़ाम पैटर्न पर आपको फ्रेम हुआ प्रश्न मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, सर्व शब्दस्य स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचनस्य रूपम अस्ति। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी में एक वचन का क्या रूप बनता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सर्वश्याम बनेगा। सर्व शब्दस्य स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? सर्वश्याम होगा। सर्वस्मिन कब होता है? जब नपुंसक लिंग में हो, और सर्वेश सप्तमी विभक्ति में बनता है, सर्वयो चतुर्थी में। तो इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। आप इनको देखिएगा, याद कर लीजिएगा। धातु रूप शब्द रूप पर मैं फोकस ज़्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर याद करेंगे तो भी एक प्रश्न आते हैं और कोई आपके पास टाइम कम है, पता नहीं कितना याद करना पड़े, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप की संख्या बहुत है। यहाँ पर आप देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, ईशावास्योपनिषद कस्य वेद से संबंधिनी। तो ईशावास्योपनिषद पूछ रहा है किस वेद से संबंध है। वेद से प्रश्न आते हैं, खूब आते हैं। यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ऋग्वेदस्य, शुक्ल यजुर्वेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य। तो ईशावास्योपनिषद किस वेद का है? शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। सभी जानते होंगे आप लोग भी, हमने वेदों का अध्ययन किया है, उसमें बताया है। शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय। ये 40वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद में टोटल 18 श्लोक हैं। लघु है लेकिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये महत्व की दृष्टि से क्या है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें टोटल 18 श्लोक प्राप्त होते हैं। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुज्जीथा मा कृथा कस्य शुद्धनम। इसका प्रथम श्लोक है। हम बढ़ेंगे आगे। आगे कह रहा है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकारान इत के नुचिते। यहाँ पर देखो लिखा है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि काव्य शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। यह किसने कहा है? तो सभी को पता होगा कि जो अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं वो कौन हैं? भामा जी हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भामा है। यहाँ पर देखिए वामन जो है किसके हैं? तो वामन किसके हैं आपको जब पता होंगे, रीति संप्रदाय के आचार्य माने गए हैं वामन। मम्मट भी अलंकार संप्रदाय के हैं और दंडित ने कई सारी रचनाएं की है। इनकी रचनाएं आप जानते ही होंगे। 10 कुमार चरित इनकी बहुत अच्छी रचना है। मम्मट का काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश मम्मट का रचना है, और ये अलंकार संप्रदाय के ही कवि माने जाते हैं। वामन रीति संप्रदाय के आचार्य हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है प्रश्न कह रहा है सृजनात्मक, यहाँ पर है सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ कि सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन सन्ति, उद्देश्य हैं। तेषु प्रमुख अस्ति, उनमें से प्रमुख कौन है? व्याकरण शुद्धता, स्वाभिव्यक्ति, वर्तनी शुद्धता या भाव विनिमय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो व्याकरण शुद्धता होता है, वर्तनी शुद्धता होता है, भाव विनिमय होता है, ये सारे साधारण लेखन में आते हैं। मतलब कि आपको व्याकरण शुद्धता होनी चाहिए उसमें, लेकिन स्व अभिव्यक्ति जो बात होती है उसको सृजनात्मकता कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्व अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति कर ले जाना, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से दूसरे तक पहुँचा देना क्या कहलाता है? स्व अभिव्यक्ति कहलाता है। और ये सृजनात्मक लेखन का एक उद्देश्य होता है। अच्छे से अपनी बातों को पहुंचा दीजिए। दूसरा कह रहा है छंद वेद शास्त्र के माने जाते हैं। छंद जो है वो वेद
के क्या माने जाते हैं। पहने का मतलब है जो छंद शास्त्र है वो वेद का कौन सा अंग माना जाता है, इसका अर्थ है। तो क्या होगा, घ्राण है। घ्राण मतलब क्या होता है, नाक। पाद अर्थ होता है पैर। हस्त मतलब हाथ। मुख तो जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो छंद जो वेद है वो क्या है, छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, छंदा पादौ। छंद क्या है, पाद है, क्योंकि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो छंदों में लिखे हुए हैं। कोई भी श्लोक किसमें लिखा है, छंद में लिखा है। तो हम एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति पर किसके सहारे जाते हैं, जब हम यात्रा करते हैं तो किससे करते हैं, पैरों से करते हैं। उसी प्रकार से जब हम काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं या किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें हम किससे बढ़ते हैं, किन के माध्यम से, तो छंदों के माध्यम से बढ़ते हैं। जो छंद है, चाहे किसी छंद में कोई शास्त्र लिखा गया है, उन छंदों को पढ़ के हम बढ़ते हैं। तो किससे, जो बढ़ने का कार्य होता है जीवन में हो चाहे छंद शास्त्र में हो, पैरों के द्वारा होता है। तो इसीलिए छंद को क्या कहा गया है, पाद कहा गया है, पैर कहा गया है। हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने लेंगे। आप्तवाक्यम शब्द इति लक्षणम। आप्तवाक्य शब्द, वाक्य शब्द इति लक्षणम, इसका क्या लक्षण होता है। आप्तवाक्य क्या है, क्या लक्षण होता है। तो आप्तवाक्य क्या होता है, जो प्रमाण सिद्ध होता है। जैसे कि ये प्रमाण में आते हैं, प्रमाण में जैसे प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, आप्तवचन हो गया, ये सारे जो हैं प्रमाण हैं। तो इन प्रमाणों में क्या है, आप्तवचन। आप्तवचन वही होता है जो कि शब्द प्रमाण हो। जैसे कि शब्द प्रमाण के रूप में लिखा है, जैसे कि अथर्ववेद, वेद हो गए शब्द प्रमाण, किसी महर्षि के वचन हो गए, ये शब्द प्रमाण है। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो तो उनके वचन क्या हो गए, शब्द प्रमाण हो गए। उन्होंने जो कह दिया सो सत्य है, उन पर शक नहीं करना है। तो शब्द प्रमाण इसका आंसर हो जाएगा। आप्तवचन को क्या लक्षण होता है, शब्द प्रमाण। रत्नावली कस्य कृति, रत्नावली किसकी रचना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये हर्ष की रचना है। जो हर्ष थे राजा थे, रत्नावली इनकी रचना है। और हर्ष के राज दरबार में बाणभट्ट कवि रहते थे। बाणभट्ट के बारे में जानते हैं, बस से वाणी कवि चक्रवर्ती उनको कहा गया है, जिनके बस में उनकी वाणी रहती हो, बाणभट्ट को कहा गया है। बाणभट्ट की सर्वश्रेष्ठ गद्य रचना, उनको गद्य में पांचाली रीति का महान कवि माना जाता है। उन्होंने कादम्बरी रचना की है बाणभट्ट ने। हरचरित ने रत्नावली की रचना की है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा भास, मार्गदंडी, इन सबको मैंने पढ़ा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्ष काव्य है, आर्ष काव्य है। आर्ष काव्य मतलब क्या होता है, प्रथम काव्य, प्रथम या आदि जो पहला हो। तो पहला काव्य माना गया है रामायण को। यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, रामायण। वाल्मीकि क्या है, आदि कवि हैं, और उनकी जो रचना है वो आदि रचना है, मतलब प्रथम रचना है। तो इसलिए पिछली वर्ष देखिए रामायण से प्रश्न आया, महाभारत से प्रश्न आया था, शत सहस्र संहिता पूछा था, किसका लक्षण है, तो महाभारत का लक्षण है। तो इसलिए महाभारत रामायण से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। यहाँ पर देखिए आर्ष काव्य क्या हो जाएगा, जो प्रथम काव्य है। आदि काव्य, जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, आदि कवि वाल्मीकि जो हैं प्रथम कवि माने गए हैं या आदि माने गए, तो उनका जो काव्य होगा वो आदि काव्य कहलाएगा लौकिक संस्कृति में। तो इस प्रकार से रामायण क्या हो गया, प्रथम आर्ष काव्य कहा लगेगा। अब हम आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आपके सामने, नल चंपू कस्य कृति। नल चंपू एक प्रकार का चंपू काव्य है। चंपू काव्य काव्य विधा में आता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं सम्मिलित होती हैं, वो चंपू काव्य कहलाते हैं। उसमें श्लोक भी होंगे, गद्य में भी रचना होगी। कौन सी कवि होगा जाए, तो नल चंपू के कार कौन है, नल चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिविक्रम भट्ट हो जाएगा। धनंजय का क्या है, 10 रूपक है। यहाँ पर आप जान लीजिए 10 रूपक की रचना किसने की है, धनंजय ने की है। और रुद्रट की रचना किया है, सब मैंने बता दिया है जब काव्य शास्त्र वाला वीडियो मैंने बता रहा था तब। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे का प्रश्न हमारे सामने आ गया है, कुपुत्रा समासो अस्ति। कुपुत्रा शब्द में कौन सा समास होगा आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आते हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा। कुपुत्रा में कौन सा समास होगा, देखिए समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण, अर्थात 2 शब्द होंगे उनको एक मिला दिया जाता है, वही हुआ समास। अब इसमें अगर 2 शब्द हैं तो कौन से 2 शब्द रहे होंगे, तो देखिए कु और पुत्रा 2 शब्द यहाँ पर मिलते हैं।
कु क्या है, तो कु क्या है, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाए। प्रादि है मतलब प्रादि जो 22 उपसर्ग हैं, कु क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो गति और प्रादि जो होता है उस तत्पुरुष समास का भेद होता है। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रादि तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है वा का संप्रासरण है, संप्रसारण क्या होगा वा का। देखिए आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको प्रैक्टिस वहीं से करना है जहाँ के क्वेश्चंस आपके पिछली प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हों। आप इन बचे हुए अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 15 दिन है, इन 15 दिनों में आप वही चीज़ करिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेटेबल हो, जहाँ पर विश्वसनीय हो। कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी भी पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, बट आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर होंगे। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर का पैटर्न देखिए, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के किस प्रकार से लेवल थे, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, और उनका एनालिसिस हमने कर रखा है। वीडियो ना देखिए हो तो देख सकते हैं, खुद से एनालिसिस करिए, हमारी वीडियो ना देखिए, अपने से कर लीजिए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप उन्हीं सोर्स से पढ़िए, वहीं से पढ़िए, चाहे जिस सोर्स से पढ़ें जहाँ से प्रश्न आते हों। टाइम कम है, इस कम में आप स्मार्ट तैयारी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। यहाँ पर देखिए वा का संप्रसारण क्या है, तो वा का संप्रसारण क्या हो जाएगा, एक सूत्र होता है इक यड़ा संप्रसारण, मतलब इक और यण जो होता है संप्रसारण होता है। अब इक में देखिए प्रत्याहार निर्माण आपको पता होगा, प्रत्याहार 14 सूत्र निकले थे, माहेश्वर सूत्र जिनको कहते हैं, आयुड़ ऋलिक एवोग एवोच हैवरट लड़ झपय यम गणनम खड़दस जब गड़दस खप छड़त चढ़तो कपय शस्सर हल। ये जो 14 सूत्र निकले थे, इनमें से हम लोगों ने प्रत्याहार निर्माण करना सीखा। पाणिनि महाराज ने बताया भगवान ने कि किस प्रकार से हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। तो क्या होता है, आदि और अंत के जो वर्ण होते हैं उनको मिला देते हैं तो उसमें प्रत्याहार निर्माण हो जाता है। जैसे कि इक में क्या हो जाएगा, ई से शुरू करेंगे तो आयुड़ री लिक, तो आ के बाद में छोड़ दीजिए, ई ऊ और अड़ा जो होगा वो कट जाएगा, री और लिरी हो जाएगा, री और लिरी हो जाएगा। अब देखिए यण में क्या हो जाएगा, आ इउड़ रिलिक एओग एओच, तो यण में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर पहचान करना है। यण में बताइए क्या होता है, इसमें आपको सबको पता होगा। हा यवरट लड़, तो वहाँ से आपको पता होगा हैवरट आता है तो हा हट जाएगा, या वा रा और टा हट जाएगा और ला के स्थान पर आ जाएगा। तो ये सूत्र होता है। आपको ऐसा प्रत्याहार निर्माण करना आना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ें संस्कृत से तो नहीं आता होगा, उसमें कोई कहने की बातें नहीं होती, तो भी आप इतनी चीज़ें सीख सकते हैं कि जैसे अगर याद है तो आप निकाल पाएंगे। आयुड़ रिलिंग एओच एओट हैवरट लड़ झपय गणम, तो वहाँ से देखिए आयुड़ में लेंगे तो आ हट जाएगा, ई से लेंगे आयुड़ में, यहाँ आपको लिख ही देता हूँ मैं, आ ई उड़, तो यहाँ पर ये आदि है तो यहाँ हम लेंगे नहीं, ई से स्टार्ट होता है तो ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, अड़ा अंतिम वर्ण है तो हट जाएगा हलंत्यम से सूत्र से, तो ई ऊ और री और री और का, तो यहाँ पर का जो है ये अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण हटा देते हैं क्योंकि हलंत्यम शेष की इस संज्ञा होती है और तत्स्य लोपा शेष का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा और री आ जाएगा। तो इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, ई ऊ री और लिक। उसी प्रकार से हैवरट लड़ बनेगा तो हा हट जाएगा, वा रा ला, या वा रा ला बनेगा। तो यहाँ पर अब देखिए आप मिला सकते हैं कि कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो वा का संप्रसारण, ई का संप्रसारण या ऊ का वा, ई का रा, ये इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर वा का क्या हो जाएगा आपको पता होगा, वा का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ये आपका देखिए, तो यहाँ पर ये विकल्प सही हो जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार से पढ़ रहे हैं, बस नॉलेज आपको पढ़ना चाहिए। और पेपर में पेपर का पैटर्न किस प्रकार से, वहाँ से प्रश्न आपको कैसे आते हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नांदी प्रयोगा भवति, नांदी का प्रयोग किसमें होता है, महाकाव्य में, नाटक में, चंपू काव्य चंपू काव्य में, गद्य काव्य गद्य काव्य में। नांदी का प्रयोग कब होता है, नांदी जो होता है उसको कहते हैं
जब समापन होता है तो उसको सभी के लिए जो कामना करता हो ना आनंदी, तो वहाँ पर जो सभी का आनंद प्रदान करने वाला हो उसी को कहते हैं नांदी। तो वहाँ पर नाटक में ये प्रयोग होता है, नाटक में नांदी प्रयोग होता है। इसी के साथ आप जान लीजिए कि जो मंगलाचरण होता है उसी को हम नांदी के रूप में मान लेते हैं जो नाटक में, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अष्टपदा नांदी की बात होती है, अष्टपदा नांदी है। अष्टपदा नांदी कैसे है, क्योंकि उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो ये जान लीजिएगा कि अष्टपदा नांदी अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। उसमें अष्टमूर्ति शिव की पूजा के लिए बात की गई है, प्रार्थना की है कालिदास ने। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, इसमें देखिए आप देख रहे होंगे तो शिक्षण के भी प्रश्न हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम शिक्षण के भी कुछ प्रश्नों को शामिल करेंगे और हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, उत्तम अध्यापक सर्वदा, उत्तम अध्यापक सदा होता है आत्मनः ज्ञान अभिवृद्धये प्रयत्नशीला स्यात्। आत्मज्ञान, अपने ज्ञान के अभिवृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ज्ञात अंश, मतलब जो जान लिया है उसी के अंश से संतुष्टा भवेत्, संतुष्ट हो जाता है। प्राचीन विषयान्येव जानीयात्, प्राचीन विषयों को ही जानता है। एव लग जाए मतलब कि ही होता है, जो कि एक्सप्रेशन हो नहीं जाता है, बदल जाता है। तो प्राचीन विषयान्येव, प्राचीन विषय को ही जानता है, और प्राचीन विषयान विस्मृत, प्राचीन विषयों को भूलकर नवीन विषयान जानीयात, नए विषयों को जानता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तम अध्यापक वो होता है जो अपने ज्ञान को हमेशा वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो ये ऑप्शन इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे तो आएंगे शिक्षण से, शिक्षण से कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। शिक्षाया उद्देश्यम भवति, शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? बुद्धि, ज्ञान, धन उपार्जन या व्यवहार परिवर्तन। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? व्यवहार परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, एजुकेशन का मीन होता है जो आपके व्यवहार में झलके। पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब आपके पास व्यवहार करने की कला नहीं आई, आप अपने बड़ों से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं ये नहीं सीख पाए, तो आपकी शिक्षा किस काम की। ठीक उसी प्रकार से जो व्यवहार का परिवर्तन, वो तो संक्षिप्त है, लेकिन एक्चुअल में व्यवहार का परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर कोई स्किल आ जाए, कोई कला आए, कुछ चीज़ें नई सीखें। आपका आज का बिहेवियर कुछ अलग था, कल सीखने के बाद में कुछ अलग आ जाए, तो वो व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही लाइक करते, ना ही कमेंट करके हमको कुछ सजेशन देते हैं या बताते हैं कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास कैसे लगते हैं। इस पीपीटी को बनाने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ पर आपको क्लास रिकॉर्ड करके और उसके बाद में सब कुछ करना, पीपीटी बना के इतने अच्छे प्रश्नों का संकलन करना, ये सब बहुत टाइम टेकिंग होता है। पर आप लोग केवल इतना करेंगे कि हमको कैसी क्लास लग रही है, आप सजेशन दीजिए। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो बताइए, आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, सुधार चाहिए तो भी बताइए इसमें कि यदि कक्षाया अंतिम पंक्त्याम, यदि कक्षा के अंतिम पंक्ति में स्थित छात्र बैठे छात्र कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल मतलब शोर मचा रहे हों, तहिर अध्यापिका, तो अध्यापक को किम करणीयम, क्या करना चाहिए। यदि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है और अंतिम पंक्ति में बैठे छात्र कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो उस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में संप्रेषण और ये जो कक्षा बाधा होती नहीं है, इसी से प्रश्न आते हैं। टीचर लर्निंग फैक्टर से प्रश्न आते हैं। आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिएगा, चाहे वो साधारण टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, चाहे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें। कॉजेज लर्निंग अफेक्टिंग, जो लर्निंग को या टीचिंग अफेक्टिंग लर्निंग, जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जो बाधा होते हैं, वो इंक्लूसिव से प्रश्न आते हैं, जैसे दृष्टिबाधित छात्र आ गया, ये सब प्रश्न आ गए।
लर्नर से रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं, टीचर से रिलेटेड फैक्टर्स पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स पूछे जाते हैं। कभी आप देखिए कोई थियरी क्लासेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने देखा है, कहने की बात नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए, बट यूट्यूब पर पूरा सीटेट का सिलेबस कवर करा दिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपके प्रश्न 5 से 6 प्रश्न के लिए आप अगर 20-20 क्लासेस देख ले रहे हैं तो वहाँ से क्या मतलब निकलने वाला है। उससे अच्छा कि अपना कोर्स आप पढ़िए, उसमें आपको पता है, क्योंकि कंफर्म है कि आपका हिंदी से कम 20 प्रश्न आएंगे, संस्कृत से कम 20 प्रश्न आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो यहाँ पर आपको बताना है यदि कक्षाया अंतिम पंक्तिया स्थित छात्र, तो क्या हो जाएगा, कक्षात निष्कासनम। देखिए यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, कक्षात, देखिए कक्षात में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, पंचमी विभक्ति लगी हुई है। निष्कासनम, कक्षात से पंचमी क्यों लगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि विश्लेष अर्थ में जब दूरी अर्थ हो, या जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पंचमी विभक्ति लगती है। उसी से कक्षात में भी पंचमी लगी, क्योंकि कक्षा से बाहर करने की बात हो रही है। तो कक्षात निष्कासनम। अब आपको फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर आप व्याकरण भी सीख रहे हैं, यहाँ पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी सीख रहे हैं। प्रथम पंक्त्याम, यहाँ पर पंक्त्याम होगा, प्रथम पंक्त्याम स्थापिता स्थान परिवर्तनम, मतलब कि जो छात्रों का प्रथम पंक्ति में बैठे हैं उनको स्थान परिवर्तन करा दिया जाए, मतलब कि पीछे वाले पंक्तियों को आगे कर दो, आगे वाले पंक्तियों को पीछे कर दो। मौन धारण आदेश दीजिए, मौन धारण करने का आदेश देंगे। अभिभावकेभ्यः सूचना दातन्या, यहाँ पर हो जाएगा अभिभावकेभ्यः सूचना दात्यानि। तो अध्यापक को उनके गार्जियंस को सूचना देंगे कि वो लोग कोलाहल कर रहे हैं, ये बात है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी है विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम पंक्ति को आगे करके पीछे कर दीजिए और उनको आगे बुला लीजिए, आपके सामने रहेंगे, या फिर उनका स्थान परिवर्तन करना सबसे सही माना गया है। अगर 2 खास मित्र हैं तो क्लास में शोर करेंगे, उन खास मित्र को जो बैठे हैं उनको अलग अलग कर दीजिए, तो शोर खत्म हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कक्षायां दृष्टिबाधिता छात्रः अस्ति तर्हि अध्यापकेन कथमाचरणीयम्। यदि कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र है तो अध्यापक के द्वारा कौन सा आचरण करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए। सामान्य छात्रैः समं व्यवहारः करणीयः, सामान्य छात्र के समान ही व्यवहार करना चाहिए। मंद गत्या वक्तव्यम अधिका व्याख्या च करणीयम, मंद गति से बोले और अधिक व्याख्या करे। अनअवधानम दातव्या, उस पर ध्यान न देना। और डी कह रहा है एक अन्य छात्र प्रति तस्य कार्यस्य दायित्वम दातव्यम, मतलब क्या हुआ, किसी एक अन्य छात्र को उस कार्य के लिए उत्तरदायित्व दे दीजिए कि वो उस बच्चे की हेल्प करेगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यदि कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके लिए क्या है, एक अध्यापक को क्या करना है, मंद गत्याम वक्तव्यम अधिक व्याख्या च करणीया सामान्य छात्र समम व्यवहार करणीया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसको सामान्य छात्र के समान ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये नीपी 2020 हो या फिर एनसीएफ 2005 हो, उसने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है कि आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है, समान छात्र के रूप में उनको देखना है। अगर आप उनके दृष्टिबाधिता को लेकर के उनको हेल्प करेंगे या किसी प्रकार से उनको इस कमी को एहसास दिलाएंगे तो उनमें ग्लानि की भावना आती है। इसीलिए जो विशेष विद्यालय स्थापित किए गए थे उनको अब हम हटा रहे हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि विशेष विद्यालयों में उनकी विकास नहीं हो पाती थी। जब वो सभी के साथ में बैठते हैं तो वो अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए यहाँ पर सामान्य छात्र समम व्यवहार करणीय, समान छात्र की व्यवहार करेंगे। यहाँ पर अगर एक विकल्प और होता तो आप ध्यान रखिए, अगर दृष्टिबाधित छात्र के लिए होता है तो आप स्पर्श वाला कोई अगर उपकरण की बात किया जाएगा तो वहाँ पर वो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रेन लिपि होती है या कोई भी अन्य प्रकार के साधन होते हैं जो कि दृष्टिबाधित छात्र को सहयोग के लिए दिए जाते हैं, वो हमेशा स्पर्श के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। वो स्पर्श के द्वारा ही सब चीज़ों को जान पाते हैं।
तो इस प्रकार से स्पर्श का अगर कोई उल्लेख होता तो वहाँ पर ये विकल्प ना सही होकर के वो स्पर्श वाला विकल्प सही हो जाता। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसी के साथ आज का ख़त्म हुआ क्लास। यहीं तक आपके प्रश्न थे। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हम PDF शेयर करते हैं। अगर आप अन्य सारे जैसे कि बहुत लोग BEd लैंग्वेज का भी भरे हैं और CQP03 का भी भरे हैं, तो CQP03 के लिए ये लिंक आपके सामने है, इस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, सब लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि जो इतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी हमको अनुक्रिया मिलनी चाहिए, प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए, जिससे कि हमें लगे कि आप लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए। और एक बात और भी है कि अगर आप लोग चाहें तो हम हिंदी के जो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उनकी भी प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं। पर आप लोग इसके लिए कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। BEd लैंग्वेज के लिए इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के लिए इस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। सबका अलग अलग ग्रुप है और हमें प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, सभी तक पहुंचाइए इसको। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कीजिए और पढ़ते रहिए। जितना टाइम बचा है यूटिलाइज कीजिए, कुछ भी इधर उधर मत भटकिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्लास कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।